नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। सत्य बहुमत के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र विषयक चर्चा हम नियमित रूप से कर रहे हैं और वानगी ऐसी कि हर दिन ऐसे मुद्दे हमारे पास उपलब्ध होते हैं जो ये बताते हैं कि लोकतंत्र में सुधार की कितनी गुंजाइश है। हमें कितना जरूरी है कि हम लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप पर विचार करें। ये लगातार इसकी जरूरत जो है बढ़ती जा रही है। आप समझ गए होंगे, राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ अनशन का ऐलान कर दिया है। अपनी ही सरकार के खिलाफ सुनने में अटपटा लगता है। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं होने को लेकर ये आवाज वो कथित रूप से बुलंद कर रहे हैं। मैं बताऊंगा मैंने कथित क्यों कहा। सचिन पायलट के इस कदम को कांग्रेस आलाकमान और गहलोत सरकार के लिए परेशान करने वाला माना जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या ये वॉइस जरूरी नहीं है? क्यों एक व्यक्ति अपनी ही सरकार के खिलाफ बोले, अपनी ही पार्टी के आलाकमान को प्रतिकूल या विपरीत परिस्थिति में डाले तो वो गुनाह हो जाता है? सच तो बोलना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि सचिन पायलट की इसमें कुछ मंशा हो, हम उसको भी क्षमा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं, जनता उम्मीद रखती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो सच तो बोले, जनता के लिए तो बोले। जनता की सरकार, जनता द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार और राजनीति भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। भाई कर्नाटक में भी ऐसी ही आवाज सचिन पायलट की तरह क्यों नहीं उठती? इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नामचीन लोगों का पैनलिस्ट जुड़ रहा है। हम सबसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। सम्माननीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता हैं। हम स्वागत करते हैं विकास श्रीवास्तव जी का, जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत वेलकम है। युवा हैं, उत्साही हैं, बेहतरीन बोलते हैं और आज आपको वानगी देखने को मिलेगी। हम अपने साथ जोड़ रहे हैं संजीव कौशिक जी, जिनका परिचय मैं न दूं तो ज्यादा बेहतर। आप मेरे बोलने से पहले उनको पहचानते हैं। सभी टीवी चैनल्स की शोभा रहते हैं। संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र के प्रहरी हैं। तो आज संजीव कौशिक जी, मुद्दा थोड़ा राजनीतिक है, इसलिए शुरुआत आपसे ही करना चाहता हूं कि हम और आप तो लगातार टीवी चैनल्स पर इस विषय पर बने भी रहे हैं और ऐसे सवालों का सामना भी करते हैं। आपको यहाँ भी एक सवाल का सामना करना पड़ेगा। संजीव जी, संजीव कौशिक जी कट गए हैं, हट गए हैं, दोनों बातें हैं। तो विकास श्रीवास्तव जी, आपके पास भी आना मुझे इसलिए बनता है कि आज पहली बार आप हमारे साथ डिबेट में, चर्चा में बैठ रहे हैं और आपसे उम्मीद है, हालांकि एक नॉइज आ रही है आपकी तरफ से। अब मैं देखता हूं कि आप ये ठीक हो पाती है कि नहीं। आप या मैं आग्रह करूंगा कि आप एक बार दोबारा जुड़ें ताकि शायद ये नॉइज ठीक हो जाए। जी जी मैं जी 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 मैं जी सत्यव्रत चौधरी जी आपके पास ही अब आता हूं। अब मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, क्षमा कीजिए। तो मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बात होगी। लेकिन चौधरी साहब, ये आवाज जो बुलंद हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ, थोड़ा सा माइन्यूटली देखिएगा। ये आवाज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार का मामला है। इस भ्रष्टाचार को अशोक गहलोत जी ने भी उठाया था, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और सचिन पायलट जी ने भी उठाया था, दोनों मिल करके उठाया था। लेकिन जांच आज तक नहीं हुई, चुनाव सर पर आ गया है। अब जांच की बात की जा रही है। दोनों बातें आप स्पष्ट कीजिए जनता के सामने। क्या ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? धन्यवाद प्रेम जी।
देखिए, आपने प्रारंभिक अनुमोदन में भ्रष्टाचार की बात करी, तो ये भ्रष्टाचार की क्या डिटेल्स हैं इनकी, ये तो मेरे को इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि ये जितने भी नेता, जितने भी राजनीतिक दल हैं, भ्रष्टाचार के मामले में सब एक दूसरे के ऊपर, नहले के ऊपर दहला है। कोई भी किसी से कम जी नहीं है। कोशिश जी ये करते जी हैं कि भी किसी किसी का भी दाव लग जाए, बस उसी की छीना झपटी करो इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। मैं जहां तक समझता हूँ कि ये सारा झगड़ा इस बात का है कि ना तो आपकी राजनीति में, हमारी राजनीति में चुनाव से पहले बहुमत का फैसला होता, ना नेता का फैसला होता, और ना ही चुनाव हो जाने के पश्चात इस नेता और बहुमत का फैसला होता। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में तो क्या होने वाला है? यही झगड़े ही झगड़े, झगड़े ही झगड़े होने वाले हैं। और इस चक्करबाजी के अंदर मैं बार बार इसी बात को दोहराता हूं कि इन नेताओं का, राजनीतिक दलों का कुछ भी नहीं बिगड़ता। जो नुकसान होता है वो सारे का सारा मतदाताओं का, गरीब लोगों का, जी आम नागरिकों का जी। होता है। आपको थोड़ा सा टोकते हुए सत्यदेव चौधरी जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल आप उठा रहे हैं, उसको लेकर चले जाना चाहते हैं हम संजीव कौशिक जी के पास। संजीव कौशिक जी, देखिए, मैं जब संजीव कौशिक जी का नाम लेता हूं वो स्क्रीन से कट जाते हैं, हट जाते हैं। मैं दोनों बातें साथ साथ कह रहा हूं। तो विकास जी के पास अब आता हूं। विकास जी, कह रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी कि ये जो बातें हो रही है ना, ये सारे नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो भ्रष्टाचार में डूबे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज उठ तो रही है। जनता की चाहत क्या है? विकास जी। जी विकास जी, विकास जी, आवाज आ रही है हमारी? जी चौधरी साहब, आप कंटिन्यू रखें, आज थोड़ी डिस्टरबेंस ज्यादा हमें जी दिख रही है। जी जी जी, कोई बात नहीं। तो देखिए, भ्रष्टाचार के विरोध में कोई भी आवाज उठाए, कोई भी नेता आवाज उठाता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं उनके समर्थन में हूं कि भाई, भ्रष्टाचार के विरोध में भी अगर आप बात नहीं करोगे तो फिर कैसा लोकतंत्र हुआ? ये लोकतंत्र तो हुआ ही नहीं। ये तो एक ऐसी जी दबंगी और तानाशाही हो गई इन नेताओं की और राजनीतिक दलों की कि आप उनके विरोध में या अपना कोई बात बोल ही नहीं सकते। ये बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ कि आवाज उठानी चाहिए, चाहे अपनी नेता के विषय पर हो, या अपनी राजनीतिक दल हो, या कोई विरोधी हो। लेकिन अब बात क्या है कि इस झगड़े का फैसला कैसे हो? ये जी मैंने दो जी ढाई साल पहले भी देखा कि इन्हीं ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत के झगड़े के अंदर कभी यहाँ गुड़गांव में, इधर उधर, ये सब इस तरीके की धमाचौकड़ी मची रही। लेकिन फिर पता नहीं किसी तरह से शांत हुआ ये मामला। और इन कांग्रेस पार्टियों के अंदर खास तौर से ये नेतृत्व का झगड़ा, ये इनके नियंत्रण में, इनके कंट्रोल में आता ही नहीं है। इसी तरीके से इन्होंने पिछली बारी अपने पंजाब की सरकार गंवाई, इसी प्रकार कर्नाटक में गवाई, इसी प्रकार मध्य प्रदेश में गवाई, और इसी प्रकार अब अगर ऐसा ही रहा तो शायद ये राजस्थान भी इनके जी हाथ से निकल जाएगा। जी तो जी। हमारे साथ संजीव कौशिक जी फिर से जुड़ गए हैं। इससे पहले कि वो कट जाएं और हट जाएं, मैं चाहता हूं कि उनको एक बार उनसे व्यू ले लिया जाए। संजीव जी, ये क्या हो रहा है आज? तो बहुत दिक्कत आ रही है। संजीव कौशिक जी फिर हट गए हैं, लगता है जैसे उनके पास में जाता हूं वो कट जाते हैं और हट जाते हैं, और हमारी हम्म, बात जो है अधूरी रह जाती है। मैं चौधरी साहब, आपने एक बात कही है, वहां से मैं फिर से आता हूं कि चलिए, कांग्रेस की सरकार जो है चली जाती है अंतर्कलह के हम्म, कारण, और लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसी सरकार को तो चले भी जाना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार के विषय पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसी हम्म, सरकार का रहने से क्या फायदा? तो ये तो सवाल ही महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि सरकार चली गई या रह गई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे भ्रष्टाचारियों को भी अगर हम समर्थन देंगे और इन्हीं के पक्ष में, विपक्ष में बातें करते रहेंगे, फिर तो इस भ्रष्ट राजनीति से पीछा छूटेगा ही नहीं किसी प्रकार भी। हम जी तो कहते जी यही हैं कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाइए, सत्य बहुमत जैसी,
जिसके अंदर ये सब झगड़े ना हो, समय बर्बाद ना हो, नेताओं का प्रेम कुमार जी की आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है संजीव कौशिक जी। और लगे हाथ मैं अपने साथी नूर को से अपील करता हूं कि वो अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। जी जी, जारी रखें चौधरी साहब। तो देखिए प्रेम कुमार जी, जो गहलोत साहब और सचिन पायलट का वर्तमान में ताजा जो घटनाक्रम चल रहा है, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं युवा प्रतिनिधित्व को दरकिनार करने की बात है। और बार बार हम एक बात बोलते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ केंद्र में अपने सत्ता को और मजबूत करती चली जा रही है और पांव जमा रही है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अकर्मण्यता भी उसके लिए कारण है। आपसी में सरपुटौल या इस तरह से उचित प्रतिनिधित्व नहीं दे पाने की वजह से भी इस तरह की नौबत आई है। हमने देखा है इससे पहले पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बड़ी आसानी से हम लोग ये मान के चल रहे थे कि सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन जिस तरह से खींचतान हुई आपसी, नतीजे सब किसी के सामने है। वैसा ही कुछ यहाँ भी दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि सचिन पायलट की बात है तो पिछले चुनाव में जिस तरह से उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी और पुनः वापसी हुई थी, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लगभग लगभग लोगों को ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन लगातार उस समय वो प्रदेश के अध्यक्ष थे और उस समय उन्होंने मेहनत करी। एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते लोगों को भी इस बात से बहुत उम्मीद थी कि उनको एक जगह मिलेगा। और आला कमान ने दोनों को बुला के जिस तरह से राह ठनी थी और एक तरह से संतुलन साधने की कोशिश तो की, लेकिन ये मन में कटुता लगातार जिस उस समय से जो बनी रही, आज भी वो कायम है। पिछले वर्ष देखा गया कि किस तरह से वो कुछ उनके खेमे के लोग दिल्ली में आके अपना डेरा जमाए बैठे थे और गहलोत साहब अपने जगह पे कायम रहने के लिए वो तमाम अपनी जुगत लगाने में कोशिश कर रहे थे और उसमें उनको कामयाबी मिली। अध्यक्ष पद के लिए जिस तरह से उनका नामांकन हुआ था, उस समय भी उन्होंने आला कमान को जिस तरह से, एक तरह से मुझे लगता है कि वो आंखें दिखाने वाली बात कही जाए तो ये सटीक होगा इस जगह पे। तो उस हद तक जाना और एक युवा नेतृत्व को जो सक्षम है, जिसने जी तोड़ मेहनत करी और पार्टी को सत्ता में वापसी दिलाई, उसे उचित जगह नहीं मिल पाना, उल्टा उसे पनिश किया जाना और उसके ताकत को नजरअंदाज करना। और वो भी तब क्या मांगे हैं पायलट साहब की, मांगे क्या है? वो तो यही चाह रहे हैं, अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे वो मुखर हो, जो उन्होंने वादे किए थे उस पर कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरह से वो विपक्षी खेमे के लोगों के साथ गलवहियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निश्चित तौर पे एक मैसेज जा रहा है कि सरकार भी इन भ्रष्टाचारियों के साथ है। तो वो उस छवि को तोड़ना चाहते हैं, उनकी व्यथा ये है। और मुझे लगता है कि ये भ्रष्टाचारियों के साथ जो एक नेक्सस बना हुआ है, उसको वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक साफ सुथरी छवि वाली सरकार है, कम से कम सूबे में ये मैसेज जाए, जिसके चलते वो कल का कार्यक्रम उन्होंने अपना रखा है। जी धन्यवाद संजीव जी, आपने राजनीतिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे तरीके से रखा। मैं विकास जी के पास आना चाहता हूं। विकास जी, जो आप देख रहे हैं, जो परिस्थिति है, डेमोक्रेसी जो है, अपनी पार्टी के खिलाफ बोलना, इसको लोग बगावत बोल रहे हैं। भाई बोलना नहीं चाहिए क्या? बगावत करनी नहीं चाहिए क्या? सच के लिए तो बगावत करना है तो हम बागी हैं, ये तो बहुत दिन से कहा जाता रहा है। तो आज इससे हम क्यों हट रहे हैं? देखिए प्रेम जी, बगावत करना, सच के लिए आवाज उठाना, ये तो लोकतंत्र का समझिए तो एक चरित्र ही है। लेकिन इसमें पूरे खेल में जहां तक मैं समझता हूं, चुनाव का जो अंतिम दौर चल रहा है, किसी न किसी एक कहीं ना कहीं एक ये स्वार्थ ही है, मुझे लगता है। क्योंकि पूरे 5 साल में हालांकि एक बार और ये घटनाक्रम हुआ था और फिर किसी न किसी तरीके से वो पूरी कांग्रेस की टीम और हालांकि आलाकमान भी है, इसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट नहीं करता है और ये पचड़ा चला और फिर जाकर फिर ये अंतिम दौर में जब चुनाव होने फिर शुरू हुआ ये। लेकिन ठीक है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन मैं पूरे कार्यक्रम ये समझता हूँ मतदाताओं को तो कहीं ना कहीं कहीं भी न्याय तो मिलता नहीं नजर आ रहा है ना। वो आप चलिए, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गहलोत सरकार ने जो घोटाले किए, जो आवाज उठाई थी बीजेपी सरकार के खिलाफ, और वो उस पर कोई जांच नहीं कर रही है, कोई उनके जनता की जो एक चाहत है वो उसके ऊपर खरी नहीं उतर रही है, वो बात मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये एक सब आपसी ये सब घालमेल ही है। कुल मिला के ये है कि
चुनाव के समय ही ये सारी चीजों को उठाया जाता है और कहीं ना कहीं फिर वो सत्ता को प्राप्त करने की एक लालसा और मनसा ही है इसमें। कुल मिला के ये अगर बहुमत को मैं मानता हूँ कि अगर ये बहुमत अगर स्पष्ट होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। आप चुनाव से पहले अपने नेता को तय नहीं करते हो, भाई क्या आपकी मजबूरी है कि पहले चुनाव से पहले अपने नेता को नहीं तय करते? जब नेता सामने तय हो फिर वोटों के आधार पे अगर आप सरकार बनाते, वोटों के आधार पे अगर बहुमत का फैसला होता तो ये सारे तिकड़म जितने करने पड़ रहे हैं, ये भ्रष्ट गठबंधन करने पड़ रहे हैं, ये सब चीजों की जो नौबत नहीं आती और ये जुगात लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं समझता हूँ मतदाताओं को इसमें कहीं कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। ये भले अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूँ, जनता की आवाज बना रहा हूँ, जी लेकिन कुल मिला विकास के जी, सब विकास एक ही जी, है ये। जी जी जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी को आमंत्रित करना चाह रहा हूं कि सत्यदेव जी, ये जो स्थितियां हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई बोलता भी है तो इसको बगावत के तौर पर लोग देखते हैं, जबकि हम मानते हैं कि इसको संस्कृति के तौर पर विकसित होना चाहिए, लोकतंत्र का स्वभाव होना चाहिए। तो क्या है कि ऐसा हो रहा है तो इसका समाधान क्या है? जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है मैं। हाँ जी राजनीति के अंदर महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध नहीं है। महत्वाकांक्षी हुए जी बिना तो आप राजनीति कर ही नहीं सकते। लेकिन एक दो बातें हैं छोटी छोटी कि जैसे आपको अपने जब पार्टी के, जिस पार्टी से आप हैं जुड़े हुए हैं, तो उस पार्टी के थोड़ा उसकी नैतिकता, उसकी मर्यादा, उसके अनुशासन में भी रहना चाहिए नेता को, उनके नेताओं को। और कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह है। अब देखिए, इसका फैसला और समाधान तो इसी तरह से हो सकता है कि अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आने वाले चुनावों के अंदर आप ये दो नेता अगर हैं, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, तो मेरे विचार से राजस्थान के अंदर शायद दो सौ विधायकों की ये है सभा है। तो आप 100 सीटें इनको दे दो, तो 100 सीटों पे चुनाव अशोक गहलोत जी लड़ेंगे, 100 सीटों पे सचिन पायलट जी लड़ेंगे। तो दोनों में से फैसला हो जाएगा किसके किसके विधायक ज्यादा जीतते हैं, तो फैसला कर लो। इसमें झगड़ा करने के लिए तो कोई आवश्यकता है ही नहीं। और जी कम जी, से कम मतदाताओं के कल्याण की तो बात करो, कम से कम इन गरीबों की तो बात करो, समय का तो भाव लगाइए कुछ तो। बहुत इंटरेस्टिंग या, बात आ गई है, मुझे जाना या पड़ेगा संजीव कौशिक जी के पास। जी एक जी मिनट, या फिर यही होगा कि जैसे दो बिल्लियों के झगड़े में एक बंदर खा गया सारी की सारी रोटी को, एक दो बिल्लियों को एक रोटी मिल गई और बंदर के पास चले गए जी की आधी आधी रोटी हमारे को बांट दो। अब बंदर ने दो टुकड़े किए, तराजू पे रख दिए, जिस टुकड़ा भारी हुआ वो टुकड़ा तोड़ के खा गया, फिर दूसरा टुकड़ा भारी हो गया तो उसको तोड़ के खा गया, फिर इसके बदले फिर पहले वाला टुकड़ा भारी हो गया तो वो तोड़ के खा गया। तो सारी रोटी बंदर खा गया और वो दोनों बिल्लियां देखती रह गई। ये ऐसा ही होना है, इनके हाथ पल्ले ना कांग्रेस के कुछ लगेगा और ना ही नेताओं के कुछ लगेगा, और उसके बदले जी में कोई ना कोई और बंदर बन के इसका सारा माल खा जाएगा। तो सारी बात जी यही जी है जी कि आप एक राजनीति को इस भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए आप एक ऐसा राजनीतिक व्यवस्था बनाइए जिससे कि बहुमत का फैसला हो जाए, और बहुमत का फैसला होगा तो ये सारे समाधान होंगे। जी जी संजीव जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई। एक चौंकाने वाली बात कि क्यों ना कांग्रेस चुनाव लड़ने जाए तो 100 सीट गहलोत जी को दे दिया जाए कि आप जिताइए, और 100 सीट पायलट जी को दे दिया जाए कि आप जिताइए। तो क्या लगता है इस विचार में, आप क्या कहना चाहेंगे? मुस्कुराएंगे या इसे बहुत सटीक मानेंगे? नहीं देखिए प्रेम कुमार जी, पहली बात तो ये क्षमा चाहेंगे कि गांव में होने की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज भी कट के आ रही है और मेरी आवाज भी बार बार डिस्टर्ब हो रही है। फिर भी जितनी बात मैं समझ रहा हूँ उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। सच बात यह है कि राजनेता बहुत चतुर होते हैं, ये किसी तरह का चुनौती स्वीकार नहीं करते। सत्ता में बने रहने के लिए वो तमाम, जब बहुमत का आंकड़ा आ जाए तो वो तमाम जुगत लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि सबसे आगे हम रहें। लेकिन जो चुनौती की बात सत्यदेव चौधरी जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आप दोनों यदि अपने आप को कद्दावर समझते हैं तो आप दोनों को कुछ
दीजिए और बताया कि आप अपने अपने तरीके से। पिछली बार भी ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली बार भी जिस तरह से सचिन पायलट ने बागी तेवर दिखाए थे, निश्चित तौर पे उनके पास जो आंकड़े होने चाहिए वो आंकड़े नहीं थे। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आंकड़े होना और पूरे सरकार को बनाने लायक या पहुंचा दे। जी जी मैं थोड़ा मैं सा बार बार हस्तक्षेप कहता करता हूँ हूं कि संजीव जी। युवा नेता संजीव जो जी थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी से विमुख होकर लगातार संजीव जी थोड़ा सा हस्तक्षेप करता हूं दोनों जी बातों को जोड़ करके। जो एक सत्यदेव चौधरी जी कह रहे थे वो कि 100 सीट गहलोत जी लड़ लें, 100 सीट पायलट जी लड़ लें, और जिनके नेतृत्व में ज्यादा सीटें जीत के आए, जाहिर है कि वो नेतृत्वकर्ता बन जाए। एक बात यह है। और दूसरा आपकी तरफ से कि सचिन पायलट को तब भी वांछित नंबर नहीं थे जब सरकार बन रही थी। इस दोनों में एक बात यह है जिस पर गौर किया जाए, वो ये कि कांग्रेस पार्टी की भी तो कोई वहां उसका भी तो कोई वजूद होगा। कांग्रेस पार्टी के भी तो कुछ विधायक होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी का एक निर्णय अगर पहले ही दिन सचिन पायलट के पक्ष में आ जाता तो हो सकता था कि गहलोत जी के पास वांछित संख्या आपको नजर नहीं आती। तो या फिर हम 100-100 सीट अगर बांट देते हैं कि आप लोग दोनों लड़िए, तो पूरी पार्टी इन्हीं दोनों की है क्या? इन दोनों को दे दिया आप लड़िए। कांग्रेस पार्टी भी कोई चीज है जी। देखिए सबसे कांग्रेस पार्टी नीतियों को लेके चल रही है। अपने आप को नीचे ले जाने के लिए, डाउनफॉल होने के लिए खुद कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। कई बार मैं बार-बार कहता हूँ कि कई बार दूसरे पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि वहाँ अनुशासनहीनता नहीं है, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पे वातावरण है। ये बात हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात रख सकता है या पार्टी में अपनी आवाज उठा सकता है, वो बाकी जगहों से ज़्यादा स्पेस मिलता है। लेकिन कई बार इसका नाजायज फायदा भी उठता है और कई बार पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। लगातार पिछले कई इलेक्शन में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी ने जितनी मुखरता के साथ ये कहा है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जो आवाज उठाए पार्टी में रह के उसका स्वागत तो करते हैं, लेकिन उसका खामियाजा इतना बड़ा कि कई स्टेट में उसकी सरकारें तक चली गई है हाथ से और बनते-बनते सारे काम बिगड़ गए। तो एक जिस अनुशासन की बात हम दूसरे पार्टियों के बारे में आलोचना करते हैं, वहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और कांग्रेस पार्टी में भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में परिपूर्ण है, कई खामियां हैं, उस खामियों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में रही है, लंबे समय तक लोगों ने यदि प्यार दिया है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी को धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया लोगों ने? तो कुछ तो कमी आ रही होगी। जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थी कांग्रेस से, उस पे वो वर्तमान में खरा नहीं उतरती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। नहीं तो उसी स्पेस को भरने के लिए नई पार्टियां, नए लोग बड़े ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं उस नए पार्टी को, उस नए लोगों को जगह मिले जो कुछ नया करने की क्षमता रखते हैं, जो कुछ नया करने की सोच रखते हैं, बिल्कुल नए तरीके से राजनीति करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उनका पदार्पण होना जरूरी है और वैसे लोगों को स्पेस मिलना चाहिए। जी 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 संजीव जी, मैं विकास जी को जोड़ना चाहता हूँ। विकास श्रीवास्तव जी, आपसे एक प्रश्न है जो अक्सर चर्चा में नहीं आती है। वो प्रश्न नहीं आता है। वो प्रश्न ये है कि पार्टी की इनर डेमोक्रेसी जो है, आंतरिक लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र अगर मजबूत नहीं होगा तो देश कैसे मजबूत होगा? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मनोनयन संस्कार चलते हैं कि तुमको मैंने इस पोस्ट पे बिठा दिया, तुमको मैंने इस पोस्ट पे बिठा दिया, तो कार्यकर्ता तो चुनता ही नहीं है। यह भी तो एक बड़ा पहलू है जी। जी, जी, बिल्कुल। सबसे पहले लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पार्टी में भी लोकतंत्र का होना आवश्यक है। अदरवाइज़ वो पारदर्शिता, वो ट्रांसपेरेंसी होगी नहीं और फिर आप विश्वास में लोगे कैसे लोगों को? तो ये भी जी तो कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट होता ही है ना। अभी जी लोगों को तो दिख ही रहा है ना कि एक-दूसरे से सीटों को लेकर के स्वार्थवश कैसे टकराहट हो रही है। तो इसका कारण यही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो पार्टी के स्तर पे होना चाहिए, आंतरिक स्तर पे होना चाहिए, वो नहीं है। तो जिसके कारण से कई रूप में हम बगावत भी देखते हैं, टिकटों के बँटवारे के ऊपर भी कई बार देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं, कई तरह के गलत मतलब बयानबाजियाँ भी होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं में निराशा होती है जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना भी पड़ता है, चुनाव में हार का भी सामना करना पड़ता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उस स्तर पे पार्टी को अब आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने पारदर्शिता बनाए रखने की भी ज़रूरत है, तभी जाकर के आप मतदाताओं में भी एक विश्वास पैदा कर सकते हैं और वो बात रख सकते हैं।
इसी बात को रखने के लिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव में आने से पहले आप अपने उम्मीदवार के तौर पे या मुख्यमंत्री के जो चेहरा है उस सब के ऊपर आप पहले से ही तो उस चीज को जनता के सामने रखिए और अपने मुद्दे रखिए और फिर जाकर के चुनाव में जाइए आप। जी तो ये जी सारी बातें हैं। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ। चौधरी साहब, एक बात बताएं, आप सत्य बहुमत की हमेशा वकालत करते हैं और सत्य बहुमत का मतलब होता है कि जो सरकार बनाने का फैसला है वो जनता के यानी वोटरों के बहुमत से हो, न कि सांसदों और विधायकों के बहुमत से। तो अगर सत्य बहुमत से सरकार चुनी जाती है, वो सरकार भले बीजेपी की चुनी जाए, वो सरकार भले सत्य बहुमत पार्टी यानी आपकी पार्टी की चुनी जाए या कांग्रेस पार्टी की चुनी जाए या कोई और हो, तो क्या भ्रष्टाचार को मिटाने में ये कोई मदद करेगी ऐसी सरकार? 100%। भ्रष्टाचार का तो कारण यही है प्रेम जी कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में यही कमी है कि हमारे पास ना तो लोकतंत्र है और ना ही बहुमत है। और विडंबना देखिए कि ये 100 साल पुरानी पार्टियों ने भी या आज इतनी शक्तिशाली पार्टियां जो इतनी देर तक सत्ता में रह चुकी हैं, इस लोकतंत्र की व्याख्या नहीं करते, इस बहुमत की व्याख्या नहीं करते और इसके बावजूद भी ये इतना अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास करते हैं कि सारे राजनीतिक दल सब के सब अपने सांसदों या विधायकों को गुलाम की तरह बात करते हैं कि ये हमारे गुलाम है, स्वतंत्रता से आप कुछ बोल ही नहीं सकते। और यदि सत्य बहुमत की राजनीति होगी तो सत्य बहुमत की राजनीति के अंदर तो आप एक कल्पना करिए ना कि कैसे आप इस तरीके के विद्रोहियों को कोई इसमें कैसे अंदर आ ही कैसे सकते हैं। ये लोग जो लोग पहले से ही अनुशासित नहीं है तो उनको तो पार्टी में आने की आवश्यकता ही नहीं है। जब वो पार्टी के निर्देशन में रहेंगे ही नहीं और पार्टी भी देखिए ना तो पार्टी उनकी मालिक है और ना ही ये सांसद या विधायक उनके गुलाम है। लेकिन आप एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था तो बनाएंगे ना जो पारदर्शी हो। जब राजनीतिक व्यवस्था ही पारदर्शी नहीं है और जो दबंगी है, जो धनबली है, वो इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। सारा चक्कर तो यही है कि शीर्ष नेताओं की भी, जैसे मैंने पहले भी बोला, इनकी कुछ तो जिम्मेवारी है ना कि भाई इसको कैसे तय किया जाए। क्यों इस बात को लंबित करके रखते हैं? और एक आप ऐसी राजनीतिक व्यवस्था क्यों नहीं बना सकते? हम शुरू से, मैं सभी पार्टियों के लिए बोलता हूँ, ये टोटल राजनीतिक व्यवस्था के लिए बोलता हूँ कि यदि इसका फैसला चुनाव से पहले आप नेता का फैसला कर दीजिए और चुनाव से पहले ही आप बहुमत का फैसला कर दीजिए कि भाई जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे उसका बहुमत माना जाएगा और नेता हमारा ये होगा। नेता को आप रोटेशन के अंदर या जैसे भी आप अपने चुनाव करते रहिए नेताओं के, कौन मना कर रहा है? आज अगर अशोक गहलोत है तो अगली बार हो सकता है कि सचिन पायलट नेता होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िए। वो हारेंगे जीतेंगे फिर तो जिम्मेवारी उन्हीं की है ना। लेकिन जब सबसे ज्यादा वोट के बहुमत से सरकार बनेगी या चुनाव होंगे, फिर कम से कम ये नेतृत्व का, भ्रष्टाचार का, अपराधियों का, भ्रष्टाचार के लेन देन का ये समस्या तो खत्म हो ही जाएगी ना। ये कैसे नहीं होगी? जी, ये इसी सवाल पर मैं संजीव जी के पास आता हूँ। संजीव जी, आप क्या मानते हैं कि अगर सत्य बहुमत यानी सच्चा बहुमत यानी वोटरों का बहुमत, इससे अगर सरकार बने तो क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद मिलेगी? सबसे बड़ी खतरा यही है कि इस बहुमत से यदि सरकार बने तो सचमुच में भ्रष्टाचार पे लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद में जोड़ करके सरकार बनाने की नौबत नहीं आएगी और एक स्पष्ट बहुमत, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो बहुमत में होगा और उसकी सरकार बनेगी। लेकिन क्या वर्तमान में जो सरकार में या सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो राजनेता हैं, क्या इस व्यवस्था को चाहेंगे? क्या वो चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था डेवलप हो? वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो वर्तमान में सरकार और सत्ता चलाने का जो सिस्टम डेवलप हो रहा है उसी में भ्रष्टाचार की गंगोत्री है और जब तक इसमें रहेंगे ये सिस्टम चलता रहेगा, इससे हमारा सब कुछ निकलता रहेगा। तो ये बिल्कुल विपरीत दिशा में जाने की बात है और निश्चित तौर पे उन लोगों को तो इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन आम जनता तक यदि ये बात पहुंचे,
आम जनता यदि ये बात समझना शुरू कर दे कि नहीं, यदि बहुमत एक बार किसी को ठोस मिले या सबसे ज्यादा जिसको वोट मिले उसे यदि बहुमत मिले, वो अपना पहले से नेता तय कर दे, वो अपना मुखिया तय कर देता है, तो इसके बाद में जो इस तरह से जोड़ तोड़ करने की और खरीद फरोख्त करने की, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग करने की बात हम लोग बोलते हैं, तो वो जो बाद में शुरू होती है, कम से कम उस पे लगाम लगाया जा सकेगा। लेकिन क्या राजनेता चाहेंगे, जो पहले से राजनीति में पगे हुए हैं, जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कतई नहीं चाहेंगे। एक नई रास्ता है, नए लोगों के साथ, नए विचार के साथ बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी और लोगों तक अपनी बात को, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि इसकी आलोचना मैं कभी नहीं करता, ये बहुत बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये लोगों तक जाए तो सही, पहुंचे तो सही, लोग इसके बारे में चर्चा करें तो सही, ये पहुंचाने की सबसे पहले जरूरत है। जी, कुछ बोलना चाह रहे थे सत्यदेव चौधरी जी, पर हम आते हैं उनके पास। एक बात जोड़ते हुए कि संजीव कौशिक जी, आप कहते हैं कि राजनीतिक दल तो कभी चाहेंगे ही नहीं कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें भ्रष्टाचार न रहे, जिसमें खरीद फरोख्त न रहे, जिसमें आसानी से सरकार बनाने के जो खराब तरीके हैं, जो भ्रष्ट तरीके हैं, वो न रहे। ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहेगी। लेकिन सत्यदेव चौधरी जी ने तो खुद पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इसलिए हम चौधरी साहब के पास आना चाहते हैं कि जब राजनीतिक दल चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो, तो चौधरी साहब आपने राजनीतिक पार्टी बनाई क्यों? हमने तो राजनीतिक पार्टी इसीलिए बनाई कि ये नेता तो देखिए नहीं चाहेंगे, या आज के नेता संजीव जी सही कह रहे हैं कि ये नेता बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस सत्य बहुमत की राजनीति के ऊपर चर्चा भी करी जाए। लेकिन आज तक जो नुकसान हुआ सो हुआ, आज तक जो समय भ्रष्टाचार में बीता सो बीता, लेकिन क्या हम इतनी दूरदर्शिता भी नहीं दिखा सकते कि भविष्य में तो यह समस्या ना हो? 5 मिनट भविष्य के जी बोलिए चौधरी साहब, तो बोलिए। कम से कम भविष्य के अंदर तो ऐसी समस्याएं ना हो और हमारा समय बर्बाद ना हो। पार्टी तो इसीलिए बनाई, ये सारी बातें सोच समझ के कितने ही लोगों से बातचीत करने के बाद ये इस निर्णय के ऊपर पहुंचा कि सत्य बहुमत के सिवाय इन सारी समस्याओं के समाधान का कोई विकल्प है ही नहीं। अब देखिए, जो समय लगेगा, लोगों के बीच में जाना होगा, वो तो हम सब मिलके करेंगे। ये मैं कब कह रहा हूँ कि भाई मेरे अकेले के कहने से होता तो शायद 15 साल पहले ही हो चुका होता। ये तो राजनीतिक विषय है, सामूहिक विषय है, हमको राजनीति करनी पड़ेगी, चुनाव लड़ने पड़ेंगे, चुनाव में भाग लेना पड़ेगा और लोगों के बीच में जाके अपनी बात रख के उसको सहमत करवाना पड़ेगा। जब लोग सहमत होंगे तभी तो होगा ना ये काम। इसके ऊपर तो चिंतन मंथन की आवश्यकता है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस बात को थोपा जाए, चिंतन करके मंथन करके यदि ये बात सही है तो इससे सहमत हो जाओ, सहमत होने के बाद में इसके ऊपर राजनीति करो और अपना समय भी बचाओ, समृद्धि भी लाओ, सुखी भी बनो। जी विकास श्रीवास्तव जी, जो बात सत्यदेव चौधरी जी कह रहे हैं, जो बात संजीव जी कह रहे हैं कि राजनीतिक दल तो नहीं चाहते कि ये सत्य बहुमत वाली व्यवस्था हो। विचार के तौर पर संजीव जी को भी लगता है कि नहीं, सत्य बहुमत का विचार यानी जनता के सच्चे बहुमत से बनने वाली सरकार का विचार बहुत सही है और ये राजनीतिक दलों को नापसंद है। लेकिन फिर भी इस विचार को लागू कराने के लिए एक राजनीतिक पार्टी ही बनानी पड़ गई। क्या कहेंगे आप विकास जी? देखिए, पार्टी तो एक संगठन, एक रूप है, एक प्लेटफॉर्म है जहां करके हम एक आजाद देश में रहा और एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत, उसी के तहत तो हम इसी बात को ला सकते हैं। तो उसके लिए एक बार चुनावी प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्टी बनी है। ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आप कह रहे थे कि राजनीतिक दल कोई नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि उनके इसमें कोई फायदे की बात नहीं है। वो तो उनकी समझ से एक तरह से दुकानदारी बंद हो जाएगी इसमें। ये बात मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन ये देश जो है इन नेताओं का, इन पॉलिटिकल पार्टियों का तो नहीं है ना। इसमें तो बहुत सारे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार लोग हैं, शिक्षाविद लोग हैं, वो तो आ सकते हैं आगे ना। नेता नहीं आ सकते, वो तो आ सकते हैं, उनकी क्या मजबूरी है। एक विषय के इस बहुमत के ऊपर जब आप हमें इस चिंतन मंथन से बात समझ में आ गई कि बहुमत ही एकमात्र कारण है इस सारे भ्रष्टाचार का, तो हम तो इस बात को एक पॉलिटिकल पार्टी के, जो सत्यदेव चौधरी पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म से जो राजनीति करके एक हम इस बात को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लोगों के जो पॉलिटिकल पार्टी के अलावा जो लोग हैं,
जो इसमें कहीं ना कहीं एक एलिट क्लास कहिए या शिक्षा विद्या बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको आने में क्या मजबूरी है, वो उसे क्या दिक्कत है? जी, वो इसी तो इस सवाल बात के की साथ बहस हम और चर्चा संजीव तो कर कौशिक सकता जी है के ना। पास जा रहे हैं। संजीव जी, बताइए, विकास जी के सवाल का उत्तर जी। दीजिए कि बौद्धिक लोगों की क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं सत्य बहुमत की वकालत करने को सामने आते? देखिए, इसलिए मैंने कहा कि ये एक ईमानदारी पूर्वक जो राजनीति करने की इच्छा शक्ति रखता हो, जो सचमुच में समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हो, जो सचमुच में राजनीति को व्यवसाय की तरह नहीं देखता हो, जो सचमुच में राजनीति को अर्थोपार्जन का जरिया नहीं समझता हो, वैसे लोग इसमें आएंगे। दुर्भाग्य से हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से राजनीति करने वाले लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया है, और जिस तरह से नेताओं के जब आप आर्थिक साम्राज्य को देखेंगे तो आपकी आंखें चौधिया जाएगी। हमने कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जब हम देख रहे थे रिकॉर्ड, तो हमने देखा कि 300%, 400%, किसी का तो 1036% मैंने देखा कि पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। वो दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। तो इस तरह से जो पैसे की इजाफा और आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने की जो बात है, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों पे लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। तो जो ये जरिया समझते हैं, समाज सेवा के नाम पे आते हैं और पिछले अगले 5 सालों में वो जो साम्राज्य खड़ा करते हैं, इसी नियत से आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो निकालने की भी बात करेंगे। तो ये जो पूरा चक्र चल रहा है, उस चक्र को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और इसमें सबसे ज्यादा यदि किसी को हानि हो रही है तो वो जनता को। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि ये राजनेता भले चाहे या ना चाहे, जनता तक यदि हमारी बात जाए कि इसमें सबसे ज्यादा हानि में जनता है, जनता का नुकसान हो रहा है। और ये पैसे किसके जा रहे हैं, किसके? ये इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या भ्रष्टाचार जो ऊपर से लेके नीचे तक बड़ी आसानी से ये बात कह दी जाती है। मैं गाँव में हूँ, गाँव में आने के बाद में पता चलता है कौन सी जगह पे जहाँ पे पैसे पहले दे करके काम होते थे, आज पैसे नहीं दिए जाते हैं, सब जगह दिए जाते हैं। यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर लें तो बड़ी बात, लंबी-लंबी बातें होती हैं, किसी सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा चला जाता है, लेकिन लोगों को पता है कि कितने कट लगते हैं इसमें। ये जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शौचालय के लिए पैसा मिलता है 12,000, उसमें कितने कट लगते हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए कोई काम कराने तो उसमें कितने कट लगते हैं। तो ये तमाम चीजें लोगों को पता है कि कितने पैसे इसमें लोग लेते हैं, और वो सिस्टम चला आ रहा है, वो बना हुआ है। तो इन सब पे यदि लगाम लगाने की जरूरत है तो निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे, जब तक जनता को ये एहसास ना हो कि ये हमारे पैसे लूटे जा रहे हैं, तब तक बहुत मुश्किल है। और जनता को एहसास जिस दिन हो जाए उस दिन वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी हो जाए। तो केवल जनता तक ये बात पहुंच। जी जी जी, संजीव जी, मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास में आ रहा हूं। चौधरी साहब, आप तो इन्वेस्टमेंट करेंगे नहीं, आपको तो भ्रष्टाचार वाला पैसा भी नहीं चाहिए, आपको भ्रष्टाचार से सरकार भी नहीं बनानी है, आपको इन सब चीजों से कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिट ही नहीं बैठते। आप सत्य बहुमत पार्टी लेकर के आ गए, तो आपको जनता क्यों वोट करे? तो भाई ये तो देखिए प्रेम जी, अब इन नेताओं के भरोसे जो आज के दिन जो इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर लिप्त हैं ये लोग, नेता लोग, जी इनके भरोसे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और इस सत्य बहुमत के साथ में तो वही लोग आएंगे जो अच्छे पत्रकार हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जैसे अभी विकास रहे थे, या जो मतदाता एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं, जिनको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मिले, जो गंदगी से पीछा छुड़वाना चाहते हो, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी से पीछा छुड़वाना चाहते हो, अपराध से पीछा छुड़वाना चाहते हैं, अगर ये लोग भी उसके इस अच्छी बातों से भी अगर वो सहमत नहीं है, तो फिर तो इसका क्या उपाय है? फिर तो पता नहीं कोई ऊपर वाला ही भेजेगा इनको अच्छी व्यवस्था, या कहाँ से टपक के आएगी कोई चीज। तो हमने तो देखिए मनुष्य होने के नाते अपना एक प्रयास कर रहे हैं, अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी। आप जो प्रयास कर रहे हैं उसमें ईमानदारी है, उसमें सच्चाई है, लोगों को अपलिफ्ट करने की एक बड़ी व्यापक सोच है। इसलिए ये मैंने तो सवाल आपसे उत्तर जानने के लिए किया कि ये जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसका हिस्सा बनना तो बहुत आसान है कि उनमें से एक पार्टी आप बन जाएं, लेकिन उसमें से डिस्टिंक्ट बनना, उससे अलग हट करके दिखना, इसमें ये एक बहुत साहस का काम है जो आप कर रहे हैं। जी, अपनी बात कंप्लीट करें। जी
तो इसीलिए देखिए, जब तक अच्छे बुद्धिजीवी लोग इन भ्रष्ट नेताओं को नहीं अलग थलग करेंगे, हमें इनके नेताओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन नेताओं के जो वोटर हैं, जो इनके जो मतदाता हैं, क्या हम ये सोच के बैठ जाएं जी कि वो लोग भी इस भ्रष्ट राजनीति में ही रहना चाहते हैं? एक तरह से इन्होंने तो उनको भ्रमित करके, मूर्ख बना के अपने गुलाम बना रखे हैं। और ये तो मतदाताओं की तो बात छोड़ो, जो जीते हुए सांसद और विधायक हैं, जब वो गुलामों की तरह बात करते हैं, फिर आप इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर कैसे एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था मिलेगी? आप मुझे बताइए, विप के कानून बना दो, दल बदल के कानून बना दो, तो क्या कर लोगे आप? आज ये जो भी सचिन पायलट बोल रहे हैं, तो ये सचिन पायलट अगर इनके साथ में भी कोई विप के और इस तरीके के कोई दल बदल कानून इनके साथ में हो जाएं, तो शायद ये भी पीछे हट जाएंगे। जी जी, बात तो बिल्कुल ये है आप ना। सही कह रहे हैं। और वो पीछे हटे भी थे पिछली बार जब उन्होंने बगावत के स्तर पर विरोध किया था, तो बाद में जब लगा कि पार्टी से हटना पड़ेगा और जिस जगह जब जाने की उम्मीद थी वहां भी उनका रास्ता दाव ही नहीं दिख पड़ेगा रहा तो ये था, भी पीछे हट तो जाएंगे। जी जी, वो बिल्कुल उन्होंने पीछे वो कदम उठाए थे। आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। संजीव कौशिक जी, विकास श्रीवास्तव जी, सत्यदेव चौधरी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दर्शकों से एक बात और कि लोकतंत्र पर कैसे लोकतंत्र की वर्तमान व्यवस्था को मजबूत किया जाए, कैसे नया विकल्प लाया जाए, वर्तमान व्यवस्था की खामियों को समझ करके नया विकल्प लाया जाए, जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए, जनता जिसमें सब सर्वोपरि हो। ऐसा नहीं कि जनता पर शासन करने वाले लोग हों, जनता के लिए शासन करने वाले लोग हों, जनता द्वारा बनाया गया बहुमत हो और वो सत्य बहुमत हो। इसके लिए प्रयास जो है, इसके लिए चर्चा विमर्श प्रयास सारी जारी रहेंगे। हम आते रहेंगे आपके पास। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।